हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा सेकंड चैप्टर की फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप गिवन कंपाउंड्स में से पहचान सकते हैं कि कौन सा एसिड होगा कौन सा बेस होगा। हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि एसिड और बेसिस की और क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एसिड, बेसिस और सोल्ट्स जो है वो आते हैं आयनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी से। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कोई भी कंपाउंड जो आयन से मिलकर बने होते हैं। आयंस दो तरह के बताए थे मैंने, कैटायन और एनायन। यानी कैटायन और एनायन से मिलकर जो कंपाउंड बनेंगे उनको बोला जाएगा क्या? आयनिक कंपाउंड। इसका मतलब एसिड के अंदर भी कुछ कैटायन एनायन रहते हैं, बेस के अंदर भी कुछ कैटायन एनायन रहते हैं और सोल्ट के अंदर भी क्या रहते हैं? कुछ कैटायन और एनायन रहते हैं। ये चीज क्लियर होगी। अब बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? जब आप किसी चीज को बिना कोई रिएक्शन कराए जब आप कोई प्रॉपर्टी चेक कर रहे हो तो इसका मतलब आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो। जैसे रजिस्टर की बात करता हूं तो मैं बोलता हूं कि ये हार्ड है, इसका पता चल गया, मुझे कोई रिएक्शन तो कराने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद बोल रहा हूं इसका कलर कैसा है, इसका कलर इस साइड से ब्लैक है, इसके लिए भी कोई रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब ये हो गया कि ये कलर जो हो गया, इसकी हार्डनेस होगी, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो इसी तरह की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है टेस्ट। अगर टेस्ट की बात करते हैं तो एसिड, बेस और सोल्ट्स का टेस्ट कैसा होता है? ठीक है, तो यहां से देखो मैं सोल्ट को अलग कर रहा हूं। सोल्ट जो रहेगा उसको हम बिल्कुल अलग पढ़ेंगे। काफी बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिड और बेस के अंदर डिफरेंस बताओ क्या होता है, या एसिड और बेस जो रहते हैं उनके अंदर क्या सिमिलरिटीज रहती है, एसिड और बेस किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो एसिड और बेस को आपस में कंपेयर करा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोल्ट जो रहते हैं उनको अलग ही पढ़ा जाता है। सोल्ट्स का डेली लाइफ के अंदर क्या यूज होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं सोल्ट्स की प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूं, बात करेंगे केवल एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम चेक कर रहे हैं वो है एसिड और बेसिस के टेस्ट कैसे होते हैं। याद रखना है, एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं। एसिड कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ इनका टेस्ट कैसा होगा? सोर इन टेस्ट। जब बेसिस की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं? तो बेसिस जो होते हैं वो रहते हैं बिटर इन टेस्ट। ये कैसे रहते हैं? बिटर इन टेस्ट होते हैं। अब अगर मैं आपसे एग्जांपल पूछूं कि एसिड और बेस के एग्जांपल बताओ, तो जो भी आपको खट्टी चीजें मिल रही हैं, जो भी खट्टे आपको फ्रूट्स मिल रहे हैं, सोर फ्रूट्स हैं, जैसे आप नींबू लेके चल रहे हैं, आंवला की बात कर रहा हूं मैं, ऑरेंजेस की बात कर रहा हूं, इसके अलावा अगर मैं विनेगर की बात कर रहा हूं, इसके अलावा दही की बात कर रहा हूं, इन सभी के अंदर क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी का टेस्ट कैसा है? खट्टा है। इमली की बात कर रहा हूं, टमाटर की बात कर रहा हूं, सभी के अंदर क्या है? एसिड्स है। क्लियर है? बेसिस की अगर मैं बात करता हूं, बेस कहां कहां देखने को मिलते हैं आपको, तो आपको याद रखना है कि जैसे कि हम बात करते हैं कोस्टिक सोडा की, कोस्टिक सोडा जो होता है वो एक बेस होता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो कब यूज किया जाता है? आप लोगों ने देखा होगा, डाइजीन यूज करते हैं, इनो यूज करते हैं, उन सभी के अंदर बेस होता है। वो कब यूज करते हैं? जब पेट के अंदर एसिडिटी हो जाती है ना। तो ये चीज हम आगे पढ़ेंगे। तो जब एसिड जो रहते हैं उनको खत्म करने के लिए जो चीजें हम यूज कर रहे हैं वो सारे बेसिस हो जाएंगे। इसके अलावा साबुन जो होती है वो एक बेस होता है। क्लियर हो गया? बेसिस के एग्जांपल 3-4 डेली लाइफ के अंदर बता सकते हो। तो जो खट्टी चीजें रहती है खाने की वो सारे एसिड्स रहेंगी, और बेसिस जो रहते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है। साबुन चख के देखिए कभी, कैसी होती है? कैसी होती है? कड़वी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो एसिड्स होते हैं वो सोर हो गए और बेसिस कैसे हो गए? बिटर हो गए। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं प्रॉपर्टी वो है टच। अगर आप इनको टच करके देखते हो तो बेसिस जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे? वो रहेंगे कैसे? सोपी टच रहेगा उनका, वो उनका चिकना टच रहता है, सोपी टच, साबुन जैसा। एसिड्स का टच कैसा रहता है? तो एसिड जो रहते हैं वो कोरोजिव रहते हैं। एसिड कैसे रहते हैं? कोरोजिव रहते हैं। तो यहां पे लिख देता हूं कोरोजिव। अब कोरोजिव का मतलब क्या है? कोरोजिव का मतलब है वो कोरोजन कर सकते हैं। जो भी चीज आप एसिड के अंदर डुबो के रखोगे वो चीज उसको खत्म, एसिड उसको खत्म करना चाहेगा। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी मेटल्स होती है, उनको साफ करने के लिए हम एसिड्स का यूज करते हैं। अगर एसिड किसी पे डाल दिया जाता है तो आप बोलते हैं कि जलने लग जाती है वो चीज। ठीक है, हालांकि हम जो बोल रहे हैं, जो चीज हम खा रहे हैं उनके अंदर भी एसिड है, लेकिन वो एसिड बहुत स्ट्रोंग एसिड नहीं है। एसिड का क्लासिफिकेशन आएगा तब हमें पता चलेगा कि एसिड भी स्ट्रोंग होते हैं और वीक होते हैं। स्ट्रोंग एसिड्स कोरोजिव होते हैं, वीक एसिड्स भी कोरोजिव होते हैं, लेकिन उनका इफेक्ट हमें लंबे टाइम तक आप यूज करते हो तब पता चलता है। क्लियर? तो टेस्ट और टच के बारे में बात कर चुका हूं। एक प्रॉपर्टी और आती है, वो आती है पीएच स्केल की। अब ये पीएच स्केल क्या चीज है?
पीएच स्केल जो होता है, नाम से पता चल रहा है एक स्केल है। स्केल से हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। जैसे स्केल आप यूज करते हो जो डेली लाइफ के अंदर, स्कूल के अंदर, उसके ऊपर क्या होता है, इस तरह से कुछ मार्क्स लगे होते हैं, है ना, इस तरह यूज होता है। और इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होते हैं। हो सकता है यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस ना दिखाई दे आपको, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि भाई स्केल जो होता है वो मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। किसको मेजर करने के लिए, ये जो स्केल आप यूज कर रहे हो ये लेंथ को मेजर करने के लिए होता है। पीएच किसको मेजर करने के लिए होता है, पीएच से पता चलता है कि कोई चीज कितनी एसिडिक है या कितनी बेसिक है। क्लियर है। पीएच स्केल के बारे में आपको बता देता हूं कि पीएच स्केल के ऊपर भी ऐसा कोई स्केल नहीं होता कि आप जिसको बैग के अंदर डाल के घर पे स्कूल में लेके जाओगे, ऐसा कोई स्केल नहीं होता। बस पीएच का की कुछ वैल्यू मिल जाती है आपको। तो यहाँ पे बनाता हूँ कि पीएच स्केल जो रहता है उसके अंदर मिनिमम कितनी वैल्यू आ सकती है, मिनिमम वैल्यू होती है 1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू इसके ऊपर आ सकती है 14। मतलब पीएच स्केल के अंदर जो भी वैल्यू किसी भी सब्सटेंस के, कोई भी आपको केमिकल दे रखा है, कोई भी आपको सोल्यूशन दे रखा है, उसका पीएच अगर पूछा जाए तो उसके पीएच की वैल्यू 1 से 14 के बीच में हो सकती है। सॉरी 0 से 14 के बीच में हो सकती है। ठीक है, तो 0 से 14 में कुछ वैल्यू मिलेगी। इसके बीचों बीच में यहां पे लिख लेता हूं 7, ठीक है, और इधर लिख देता हूं A, इधर लिख देता हूं B। 0 to 7 मैंने लिखा है A और 7 to 14 मैंने लिखा है B। A से मैंने बनाया एसिड्स और B से मैंने बनाया बेसिस। तो याद रह जाएगा ये पीएच वैल्यूज है। एसिड्स की पीएच वैल्यू 0 से लेकर 7 के बीच में रहती है, 0 से लेकर 7 के बीच में रहती है। एसिड्स की वैल्यू कितनी रहती है, 0 to 7, और बेसिस की वैल्यू कितनी रहती है, 7 to 14 रहती है। तो अगर हमारे पास एक एपरेटस रहते हैं, कुछ डिवाइसेज रहते हैं जिनके थ्रू हम ये पीएच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी एसिड की पीएच वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो 0 से 7 के बीच में मिलेगी, और अगर आप बात करते हो किसी बेस की तो उसकी वैल्यू मिलेगी 7 to 14 के बीच में। यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, प्योर वाटर जो रहता है वो न्यूट्रल रहता है। वो कैसा रहता है, वो न्यूट्रल, और उसकी जो वैल्यू रहेगी वो रहती है कितनी, वो रहती है 7, एग्जैक्ट 7 रहती है। जो ड्रिंकिंग वाटर रहता है उसकी पीएच वैल्यू रहती है वो 7 नहीं रहती है, लेकिन जो हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो रिएक्शंस के अंदर यूज किया जाता है, जो फैक्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, उसकी पीएच वैल्यू कितनी रहती है, वो 7 रहती है। तो पीएच स्केल का पता चल गया। अब इन सारी प्रॉपर्टीज को, और एक प्रॉपर्टी और मैं यूज करता हूं, लिटमस टेस्ट। सबसे कॉमन जो टेस्ट हम करते हैं किसके लिए, एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो लिटमस टेस्ट की अगर बात करता हूं तो मैंने आपको बताया था एसिड जो रहते हैं वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, रेड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। पूरा लिख देता हूं, ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट करते हैं, रेड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और बेसिस क्या करते हैं, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। ये चीज हम पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इन सारी प्रॉपर्टीज के बेस पे मैं आपको अब एसिड और बेस की डेफिनेशन बताने वाला हूं, जो बहुत ध्यान से समझनी है आपको। एसिड्स क्या होते हैं, दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर सोर इन टेस्ट, corrosive in touch, have a pH value from 0 to 7 and which turn blue litmus paper into red litmus paper are known as acids। इन चारों प्रॉपर्टीज के बेस पे आप एसिड की डेफिनेशन बोल सकते हैं। आपको एक आधी नहीं याद रहती है तो भी आप कम से कम 2 प्रॉपर्टीज के बेस पे आप डेफिनेशन जरूर लिखोगे। तो एसिड की डेफिनेशन जब पूछी जाए तो आपको ये प्रॉपर्टीज को यूज करके फिर डेफिनेशन बतानी है। क्लियर। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं बेसिस की डेफिनेशन की, तो वो भी इसी तरह से बनाएंगे। बेसिस आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट, have soapy touch, have a pH value from 7 to 14 and which can turn red litmus paper into blue color। रेड लिटमस का कलर किसमें कन्वर्ट कर देंगे, वो ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, तो उनको क्या बोला जाएगा, बेसिस बोला जाएगा। डेफिनेशन क्लियर हुई कि नहीं हुई। आपको 4 प्रॉपर्टीज और ये डेफिनेशन एक साथ याद रखनी है, एक साथ याद रह जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है एसिड और बेसिस का क्लासिफिकेशन। देखो, जिस तरह से एसिड्स का क्लासिफिकेशन रहेगा उसी तरह से बेसिस का भी क्लासिफिकेशन रहेगा, सोर्स के हिसाब से। आपको बस एग्जांपल्स याद रखने हैं। एसिड्स के जो एग्जांपल होते हैं वो मोस्टली पूछे जाते हैं, बेसिस के बारे में नहीं पूछा जाता है। तो एसिड्स के बारे में बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं। बेसिस का क्लासिफिकेशन उसी तरह से होगा। तो पहला जो क्लासिफिकेशन का मैंने बेस निकाला है वो क्या निकाला है, सोर्स के बेस पे, कि हमें एसिड मिल कहां से रहा है। हम बोल रहे हैं कि सारी खट्टी चीजें जो है वो क्या है, वो एसिड है, लेकिन कुछ चीजें नेचुरली मिल रही है और कुछ एक ऐसे एसिड्स ऐसे भी होते हैं जो नेचर से नहीं मिल रहे हैं, जिनको हम बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं ऑक्सैलिक एसिड की, ऑक्सैलिक एसिड, आप जो भी एसिड मैं यहां पे लिखता हूं उसका नाम और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि वो हमें कहां से मिल रहा है, उसका सोर्स क्या है। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH का होल ट्वाइस,
बस यही फॉर्मूला होता है। COOH और होल्ड वाइज कैसे होता है, COOH दूसरे COOH से इस तरह जुड़ा होता है। आप इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो मिलता है टमाटर के अंदर। टोमेटोज के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। याद रखना है आपको, ऑक्जेलिक एसिड कहां से मिल रहा है, टमाटर से मिल रहा है। टमाटर कहां से मिल रही है, नेचर से मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो हमारे पास जो टाइप आएगी वो आएगी नेचुरल एसिड्स। पहली टाइप कौन सी आएगी, नेचुरल एसिड्स। क्लियर है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि बैटरी जो रहती है, जो इन्वर्टर की बैटरी होती है, गाड़ियों की बैटरीज होती है, उनके अंदर कौन सा एसिड डाला जाता है, उनके अंदर एसिड डाला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड डाला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पे मैंने लिख दिया सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला इसका होता है H2SO4। क्या फॉर्मूला होता है इसका, H2SO4। तो ये जो रहता है ये नेचर से नहीं मिलता है, ये कहां से मिलता है, ये मिनरल से बनाया जाता है, सल्फर से बनाया जाता है, रिएक्शन करवा के लैब्स के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर। तो यानी दूसरा जो हमारे पास टाइप्स आती है वो कौन सी टाइप आती है, वो आती है मिनरल एसिड। दूसरी टाइप कौन सी आती है, मिनरल एसिड्स। तो दो तरह के हमारे पास एसिड्स आ जाते हैं। पहली टाइप जो एसिड्स की आती है वो है नेचुरल एसिड्स, यानी ऐसे एसिड्स जो हमें कहां से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। जिसका एग्जांपल आप क्या दे सकते हो, ऑक्जेलिक एसिड दे सकते हो। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध, दही, दूध वाली चीजों के अंदर। दूध से जब दही बनती है तो उसके अंदर बनता क्या है, लैक्टिक एसिड ही तो बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि दही, कर्ड जो रहेगी, कर्ड के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है। मैं एक लिस्ट पूरी आपके साथ शेयर कर देता हूं। इस लिस्ट के अंदर बहुत सारे नेचुरल एसिड्स के बारे में बताया गया है। जैसे कि मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड पाया जाता है किसके अंदर, एप्पल्स के अंदर पाया जाता है। मैलिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है, एप्पल्स के अंदर पाया जाता है। इसी तरह से सिट्रिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है, सारे जो खट्टे आपके फल होते हैं, जैसे कि ऑरेंज वाली की जो कैटेगरी होगी, ऑरेंजेस हो गए, लेमन्स हो गए, इसके अलावा आंवला हो गया, इन सभी के अंदर क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा टेमेरिंड के अंदर पाया जाता है। टेमेरिंड के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, टेमेरिंड मींस इमली के अंदर कौन सा एसिड मिलता है, टार्ट्रिक एसिड मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारे एसिड्स की लिस्ट है, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से एसिड कहां से हमें मिलते हैं नेचर के अंदर। अगर मिनरल एसिड का एग्जांपल पूछे तो मिनरल एसिड जो रहते हैं वो मिनरल से बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरीन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फॉर्मूला याद रख लेना, इसका होता है HCl। नाइट्रिक एसिड एक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। क्या फॉर्मूला होता है इसका, नाइट्रिक एसिड का। तो याद रखना है, सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन से नाइट्रिक एसिड, इसी तरह क्लोरीन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन से आप कार्बोनिक एसिड बना सकते हो, इसी तरह फॉस्फोरस से फॉस्फोरिक एसिड बना सकते हो। तो ये पहला टाइप ऑफ हमारा क्लासिफिकेशन हो जाता है कि भाई सोर्स के बेस पे एसिड्स का हमने क्लासिफिकेशन कर लिया, ठीक है। याद रह जाएंगे आपको, इनमें से जो नेचुरल एसिड्स हैं उनको छोड़ के मिनरल एसिड जो है उनके आपको फॉर्मूले सब के आने चाहिए, ठीक है। तो पहला क्लियर हो गया। दूसरा बेस देखते हैं। ओके, दूसरा जो बेस हमारे पास आता है जिसके बेस पे हम एसिड्स का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं वो आता है कंसंट्रेशन। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन किसकी देखी जाती है, एक सॉल्यूशन की देखी जाती है। जब आप एक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड करते जाओगे तो क्या होगा, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। इसी तरह जब एसिड बनाए जाते हैं, एसिड्स के जो हमें सॉल्यूशन मिलते हैं वो सारे एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि एसिड को, प्योर एसिड को वाटर के अंदर मिला के फिर हम उनको यूज करते हैं। जितना ज्यादा एसिड मिलाओगे उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा वो, कंसंट्रेटेड। तो हमारे पास एक जो टाइप आती है डायरेक्टली यहां से, वो आती है कंसंट्रेटेड एसिड्स। और दूसरे जो एसिड होते हैं जिनके अंदर एसिड आपने बहुत कम मिलाया हुआ है उनको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। उनको क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड्स। तो दो कैटेगरीज यहां से निकल के आती हैं। अगर आपको दो सॉल्यूशन दे रखे हो तो उन्हीं को आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन डाइल्यूट है कौन कंसंट्रेटेड है। एक को देख के कभी नहीं बोला जाता। तो यहां पर लिख देता हूं कि ये जो बेस है हमारा, यहां से जो एसिड्स निकलते हैं वो रिलेटिव, एक दूसरे के रिलेटिव आप क्लासिफाई करते हो कि कोई एक डाइल्यूट है तो दूसरा क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। ऐसा है जैसे कि मैं बोलता हूं कि कोई भाई एक बच्चा है, उसके पूछता हूं कि ये लंबा है कि छोटा है, तो आप नहीं बता सकते। लेकिन अगर एक और लड़का उसके साइड में खड़ा हो तो हम उससे कंपेयर करके बता सकते हैं कि ये इससे लंबा है या फिर इससे छोटा है। तो ये हमने क्या किया है, कंपेयर किया है, रिलेटिव टर्म्स यूज कर रहे हैं। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, रिलेटिव टर्म्स रहती है। याद रखना है, जहां पर डाइल्यूटेड होगा उसके बगल में लिख देंगे इस तरह, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है उसके अंदर वाटर जो है उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा है तो उसको यहां पे लिखूंगा मैं डाइल्यूट,
DIL, इससे बन गया डाइल्यूट। और अगर किसी केस में, अगर इसी के केस में वाटर कम होता और H2SO4 और ज्यादा मिला दिया जाता तो इसको हम क्या बोलते हैं, H2SO4 कंसंट्रेटेड, CONC डॉट लिख सकते हैं। तो ये दूसरा हो जाता है हमारे पास क्लास किसकी, एसिड्स की, डाइल्यूट एसिड्स और कंसंट्रेटेड एसिड्स। इसको नोट करो। देखो भाई, तीसरी जो हमारे पास टाइप आती है, तीसरा जो हमारे पास बेस आता है क्लासिफिकेशन का, वो आता है स्ट्रेंथ के बेस पे, कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग और वीक का वैसे तो मतलब आपको बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि जो एसिड ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो कम नुकसान पहुंचा सकता है वो वीक एसिड है। जैसे अगर मैं बात करता हूं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको तेजाब के नाम से जाना जाता है। एसिड जब भी बोला जाता है ज्यादातर उससे क्या निकल के आता है, सल्फ्यूरिक एसिड मांगा जा रहा है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो रहता है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस रहता है। जो एसिड होता है वो बर्न्स कोज कर सकता है। अगर आपको कागज पे डालते हो, स्किन पे अगर जल गिर जाता है तो वहां पर वो जल जाता है। तो इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि भाई सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड किसके अंदर मिलता है, ऑरेंज के अंदर मिलता है, नींबू के अंदर मिलता है, उसको तो हम खाते भी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक वीक एसिड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड समझ में आ गया। ये भी रिलेटिव टर्म्स होती है, कौन ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, कौन कम नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये आते कहां से, हमें कैसे पता चलेगा भाई कौन वीक एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। हम हर बार अपने हाथ के ऊपर डाल के तो नहीं देखेंगे, हर बार उसको चक्के तो नहीं देखेंगे। तो यहां से एक टर्म आती है आयनाइजेशन। क्या टर्म आती है, आयनाइजेशन। क्या होता है आयनाइजेशन, आपको याद रखना है। आयनाइजेशन जो होता है उसका मतलब है किसी भी आयनिक कंपाउंड का अपने आयंस में टूट जाना। सिंपल सी बात है, आयंस में टूट गया कोई, आयंस बन गए, तो इसका मतलब आयनाइजेशन। जब भी किसी आयनिक कंपाउंड को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो वो अपने आयंस के अंदर टूट जाता है। क्लियर है ये चीज। कौन कितना ज्यादा टूटता है, अब मैं बोलता हूं कि हमारे पास एक ग्लास, हमारे पास एसिड था, उसको हमने पानी के अंदर डाला, तो क्या हुआ भाई, वो एसिड के जो मॉलिक्यूल्स थे वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, कितने ज्यादा टूट रहे हैं, ज्यादा टूटने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं एक ग्लास के अंदर, मान लेते हैं कि उसके अंदर 1,00,000 पार्टिकल्स थे, किसके, उस एसिड के, और सारे के सारे मॉलिक्यूल लगभग टूट जाते हैं। या फिर मान लेते हैं 90,000, 95,000, इतने कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं एसिड के वो टूट जाते हैं अपने आयंस के अंदर, कैटायन अलग, एनायन अलग। इसका मतलब यहां पर बहुत ज्यादा आयनाइजेशन हो रहा है। अगर आयनाइजेशन हाई होगा तो वहां पर हम बोलेंगे कि वो एसिड रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर है। दूसरा, अगर आयनाइजेशन लो होगा, अगर आयनाइजेशन लो होगा, जैसे वही 1,00,000 मॉलिक्यूल थे लेकिन उनमें से कुछ 40,000 जो मॉलिक्यूल थे खाली वही टूट रहे हैं, बाकी जो है वो नहीं टूट रहे हैं। अगर अगले वाले टूट रहे हैं तो पिछले वाले फिर जुड़ने लग गए। ओवरऑल वही कहानी रह जाती है, 40,000 के आसपास, 50,000 के आसपास, 60,000 के आसपास मॉलिक्यूल जो है वही टूट रहे हैं, बाकी नहीं टूट रहे हैं। इसका मतलब आयनाइजेशन लो होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, एसिड कैसा होगा, वीक एसिड होगा। मतलब क्लियर हो गया कि ऐसे एसिड जिनको जब वाटर में डिसोल्व किया जाए तो वो पूरी तरह से अपने आयंस के अंदर आयनाइज हो जाते हैं, उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और ऐसे एसिड जो पूरी तरह आयनाइज नहीं होते उनको क्या बोला जाता है, वीक एसिड बोला जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं, वीक एसिड जो होते हैं वो उतने हार्मफुल नहीं हो सकते हैं। क्लियर है ये, इस चीज को फटाफट नोट करो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो लास्ट जो हमारे पास क्लासिफिकेशन का बेस आता है वो आता है बेसिसिटी। इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना। बेसिसिटी के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया एनसीईआरटी के अंदर। बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी का मतलब है एक एसिड कितने बेस के साथ एक बार में रिएक्शन कर सकता है, एसिड का एक मॉलिक्यूल कितने बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है। इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस तब करेंगे जब हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। रिएक्शन पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कितने के साथ रिएक्शन कर रहा है वो। अभी खाली इतना ध्यान रख लेना है कि एक एसिड के अंदर कितने हाइड्रोजन निकलते हैं जब उसका आयनाइजेशन होता है। हमने बोला आयनाइजेशन का मतलब है एसिड अपने आयंस के अंदर टूट जाएगा, H पॉजिटिव के अंदर, और बाकी कोई भी रहेंगे, क्योंकि एसिड्स के अंदर क्या होता है, H पॉजिटिव होता है, इतना ध्यान रखना। तो एसिड जो रहेंगे उनके अंदर अगर एक ही हाइड्रोजन है जो निकल सकता है बाहर, तो इसका मतलब उनकी बेसिसिटी 1 होगी और उनको बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड्स। मोनोबेसिक एसिड्स क्या होंगे, दोज एसिड्स व्हिच कैन डोनेट 1 H पॉजिटिव आयन, 1 हाइड्रोजन आयन ऑन आयनाइजेशन, जब उनका आयनाइजेशन होता है। डाइबेसिक क्या होंगे, ऐसे एसिड जो 2 हाइड्रोजन दे सकते हैं। जैसे इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है,
तो ये दो हाइड्रोजन दे सकते हैं, ये डाई बेसिक हो गए। और ये जो रहेगा ये रहेगा ट्राई बेसिक, क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन देने वाला है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि H2CO3 ये कैसा एसिड होगा, मोनोबेसिक, डाई बेसिक या ट्राई बेसिक, कैसा होगा? देखो इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, कितने हाइड्रोजन इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब कैसा एसिड होगा, ये डाई बेसिक एसिड होगा। एक और पूछता हूं आपसे, CH3COOH ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है जो विनेगर के अंदर पाया जाता है। सिरका जो होता है उसके अंदर ये एसिड पाया जाता है, ठीक है। एसिटिक एसिड इसका नाम होता है। लिख देता हूं, आपको बताना है इसकी बेसिसिटी कितनी होगी। आपको बताना है इसकी बेसिसिटी कितनी होगी। इसके पास कितने हाइड्रोजन है? सर इसके पास 4 हाइड्रोजन है। लेकिन ध्यान रखना, जिस फॉर्मूले के अंदर COOH आ जाता है, जैसे इसके अंदर COOH आया हुआ है, इसके अंदर COOH आया हुआ है, तो जितने COOH होंगे वही वाले हाइड्रोजन जो रहेंगे, COOH वाला जो हाइड्रोजन रहेगा खाली वही क्या करता है, एसिड की तरह बिहेव करा पाता है। बाकी चाहे जितने भी हाइड्रोजन रहे वो काउंट नहीं करने हैं। जितने COOH रहेंगे उतनी ही बेसिसिटी हो जाएगी। इसके अंदर एक COOH था तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये मोनोबेसिक होगा। इसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड के अंदर क्या होता है, यहाँ पर 2 COOH थे तो इसका मतलब यहाँ पर क्या रहेगा भाई, इसकी बेसिसिटी 2 हो जाएगी। तो एसिड्स का क्लासिफिकेशन आपको मैंने बता दिया है। इसी तरह से बेसिस का क्लासिफिकेशन होता है। वहां पर इस केस में जैसे एसिड्स की बेसिसिटी होती है तो बेसिस की क्या होगी, बेसिस की होगी एसिडिटी, ठीक है। तो बेसिस जो रहते हैं वो मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक, ट्राई एसिडिक रहते हैं। बाकी चीजें लगभग सेम रहती है कि वो नेचुरल रहते हैं, ऑर्गेनिक रहते हैं, या फिर इनऑर्गेनिक या मिनरल रहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है। उसी तरह का क्लासिफिकेशन रहेगा। इसी तरह से डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड बेस रहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।